एवरीवन, मैं वाइवा वॉस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाली हूँ जो प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन में एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा पूछा जाएगा। ये FIUGP सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए है। तो चलिए चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले हम सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जामिनर होता है वो सिलेबस के बारे में पूछता है। तो सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं वो देखते हैं। तो पहला आता है, जैसे पूछा जा सकता है कि मॉड्यूल 1 में आपने कौन कौन से विषय पढ़े हैं। दूसरा है मॉड्यूल 1 के सभी टॉपिक्स को क्रम में बताइए, ये भी पूछा जा सकता है। या तो फिर पूछा जा सकता है कि इंस्ट्रूमेंटल सर्वे को आपने कौन सा मॉड्यूल में पढ़ा, ये कौन सा मॉड्यूल में दिया गया है। फिर पूछा जा सकता है कि एरियल फोटोग्राफी कौन सा मॉड्यूल में दिया गया है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें सिलेबस को जानना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस को। तो ये रहा सिलेबस ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का। तो इसके मॉड्यूल फर्स्ट में दिया गया है, मॉड्यूल फर्स्ट के पहला टॉपिक में दिया गया है मैप एंड इट्स टाइप, मानचित्र और उसके प्रकार। दूसरा में दिया गया है मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी प्रदर्शक भिन्न का अर्थ या निरूपक भिन्न का अर्थ, या तो फिर RF। तीसरा में दिया गया है कन्वेंशनल साइन, यानी पारंपरिक संकेत। चौथा टॉपिक में दिया गया है रिडक्शन एंड इनलार्जमेंट ऑफ मैप्स, यानी कि मानचित्र का न्यूनीकरण और विस्तारीकरण। पांचवा टॉपिक में दिया गया है इंट्रोडक्शन टू मैप प्रोजेक्शन, यानी कि मानचित्र प्रक्षेपण का परिचय। तो ये 5 टॉपिक जो है वो मॉड्यूल फर्स्ट में दिए गए हैं। तो इन्हें क्रम पर याद रखना पड़ेगा, क्रम से याद रखना पड़ेगा। और पूछा जा सकता है कि इसमें से रिडक्शन एंड इनलार्जमेंट ऑफ मैप्स कौन सा मॉड्यूल में दिया गया है। इस तरह करके क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है मॉड्यूल 1 से। तो जब हम यहाँ पे मॉड्यूल 1 को जान गए तो उसका फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन, तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन जो है, तो ये फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि मॉड्यूल 1 में आपने कौन कौन से विषय पढ़े। तो 5 टॉपिक जो पढ़े उसको बता देना है। फिर मॉड्यूल 1 के सभी टॉपिक्स को क्रम में बताइए, तो वही बताना है 5 टॉपिक्स को क्रम में। अब आगे मॉड्यूल पढ़ते हैं। तो अगला मॉड्यूल पढ़ेंगे तो हम इसका आंसर और इसका आंसर दे सकेंगे कि इंस्ट्रूमेंटल सर्वे कौन सा मॉड्यूल में दिया गया है। तो ये हमारे सिलेबस के मॉड्यूल 3 में दिया गया है, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे मॉड्यूल 2 में दिया गया है। और चौथा में है एरियल फोटोग्राफी कौन सा मॉड्यूल में दिया गया है, तो ये मॉड्यूल 3 में दिया गया है। तो अब सिलेबस को आगे पढ़ते हैं। मॉड्यूल 2, तो मॉड्यूल 2 में दिया गया है इंस्ट्रूमेंटल सर्वे, जिसमें से पहला है चेन एवं टेप सर्वे, दूसरा है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में 2 मेथड को पढ़ना है, एक है रेडिएशन मेथड, दूसरा है इंटरसेक्शन मेथड। और तीसरा दिया गया है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, इसमें भी 2 मेथड्स को पढ़ना है, पहला है ओपन ट्रावर्सी मेथड, दूसरा है क्लोज ट्रावर्सी मेथड। अब तीसरा मॉड्यूल चलते हैं। तो तीसरा मॉड्यूल में दिया गया है, तो इसका पहला टॉपिक में है प्रिंसिपल ऑफ विजुअल इमेज इंटरप्रिटेशन, जिसमें से पहला टॉपिक है एरियल फोटोग्राफी और दूसरा टॉपिक है सैटेलाइट इमेजरीज। और नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ पॉकेट स्टेरोस्कोप और तीसरा है जियो रेफरेंसिंग। अब उसके बाद आते हैं चौथा मॉड्यूल। तो चौथा मॉड्यूल में दिया गया है प्रैक्टिकल नोटबुक प्रिपरेशन और दूसरा है वाइवा वॉस एग्जामिनेशन। इसमें पहला है कि प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करेंगे तो उसमें 10 मार्क्स मिलेगा, और एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 10 मार्क्स मिलने वाला है। तो इस पूरी वीडियो में हम लोग इस वाइवा क्वेश्चन के लिए ही, वाइवा वॉस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी का तैयारी करने वाले हैं। तो मॉड्यूल 4 जो है वो टोटल 20 मार्क्स का है। मॉड्यूल 3 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, तो मॉड्यूल 3 20 मार्क्स का है। और मॉड्यूल 1 जो है वो 30 मार्क्स का है, इसमें 15-15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मॉड्यूल 2 इसमें भी 15-15 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 30 मार्क्स का है। अब यहाँ मॉड्यूल फर्स्ट के पहला टॉपिक मैप एंड इट्स टाइप को पढ़ाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, तो ये फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट टॉपिक है। अब इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवा वॉस क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन है मानचित्र क्या है या मैप क्या है। तो किसी क्षेत्र या स्थान को मापने के अनुसार कागज पर छोटा करके बनाना मानचित्र कहलाता है, और इसे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसके माध्यम से किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आकार एवं अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे कि हम ले लेते हैं इंडिया का मैप,
तो इंडिया को मैप को पेज पर उतारना उतना संभव नहीं होता है, लेकिन हम उसे मापने की सहायता से या स्केल की सहायता से पेज पर छोटा करके बनाते हैं, मिनिमाइज करके बनाते हैं, और उसमें अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रयोग करके किसी भी स्थान को एकदम एग्जैक्ट लोकेशन प्रदान करते हैं। और जब हम मैप बनाते हैं तो इसके माध्यम से क्या होता है, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति, यानी कि इंडिया के मैप में कोई भी स्थान, जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, तो किस अक्षांश से और किस देशांतर के बीच में स्थित है, तो उसका लोकेशन पता चल जाता है मैप से, और उसका आकार कैसा है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे पहाड़ है, तो ये सारे मैप में देखने के बाद पता चल जाता है। अब मानचित्र को अंग्रेजी में मैप कहते हैं, और ये मैप शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के मैपा शब्द से हुई है। मैपा का अर्थ क्या होता है? मैपा का अर्थ होता है कपड़े का मैचपोस्ट या रुमाल। कपड़े का मैचपोस्ट मतलब होता है टेबल को ढकने वाला कपड़ा, और ये जो टेबल को ढकने वाला कपड़ा होता है उसमें ग्रिड बना होता है, ग्रिड बना हुआ होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का आपस में ग्रिड बना होता है। इसलिए कपड़े के मैचपोस्ट से मैपा शब्द की उत्पत्ति हुई है और इससे मैप शब्द बना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ मानचित्र के प्रकार देखते हैं। तो इसको दो आधारों पर बांटा गया है, मुख्य रूप से दो आधार पर बांटा गया है। पहला है स्केल के आधार पर और दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। तो स्केल के आधार पर लघु मापक और दीर्घ मापक में बांटा गया है। तो लघु मापक मानचित्र में एक दीवार मानचित्र आ जाता है और दूसरा एटलस मैप। दीवार मैप और एटलस मैप लघु मापक के अंतर्गत आते हैं, और दीर्घ मापक के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र यानी कैडस्ट्रल मैप और स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप। तो कैडस्ट्रल मैप और टोपोग्राफिकल मैप दीर्घ मापक के अंतर्गत आते हैं, और ये सब जो है वो स्केल के आधार पर मानचित्र को बांटा गया है। दूसरा आधार है उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर पहला है प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा है सांस्कृतिक मानचित्र। तो प्राकृतिक मानचित्र को धरातलीय मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, मौसम मानचित्र और वनस्पति मानचित्र तथा मृदा मानचित्र में बांटा गया है। और सांस्कृतिक मानचित्र को ऐतिहासिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, सामाजिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, परिवहन मानचित्र और जनसंख्या मानचित्र में बांटा गया है। तो मानचित्र का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है, दो आधारों पर है, पहला है स्केल के आधार पर, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भू संपत्ति मानचित्र यानी कैडस्ट्रल मैप क्या है। तो जो कैडस्ट्रल शब्द है वो फ्रेंच भाषा के शब्द कैडस्टर से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रॉपर्टी रजिस्टर यानी संपत्ति रजिस्टर। रजिस्टर में किसी भी जानकारी का रिकॉर्ड होता है। तो ये संपत्ति रजिस्टर है जिसमें किसी का भी जमीन का टुकड़ा हो या तो फिर किसी की संपत्ति का सीमा, उसका क्षेत्रफल, उसका मालिक कौन है, इन सारी जानकारियों का रिकॉर्ड किसमें होता है? संपत्ति रजिस्टर में होता है। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंच में कैडस्टर उस सरकारी रिकॉर्ड को कहते हैं जिसमें जमीन के टुकड़े की माप, उस जमीन के टुकड़े की सीमा और उस जमीन के टुकड़े का मालिक कौन है, उसका मालिकाना हक किसके पास है, इन सब की जानकारी दिया होता है। तो इन सब की जानकारी जिस सरकारी रिकॉर्ड में दिया रहता है तो फ्रेंच में उसे कैडस्टर कहते हैं, और इसी कैडस्टर शब्द से कैडस्ट्रल मैप का शब्द आया है। इसलिए कैडस्ट्रल मैप एक नक्शा है जिसमें किसी जगह की जमीन को छोटे हिस्सों यानी प्लॉट या खेत में बांटकर उनकी सही सीमा और मालिक का नाम दिखाया जाता है। तो कैडस्ट्रल क्या है? एक नक्शा है। कैडस्ट्रल मैप एक नक्शा है जिसमें किसी भी छोटे हिस्सों जैसे कि किसी के खेत या प्लॉट की जानकारी दी होती है, उसकी सीमा दी गई होती है और उसका मालिक कौन होता है वो दिया गया होता है। जैसे आपके गांव का नक्शा जिसमें हर खेत का नंबर, उसका आकार और किसके पास वह जमीन है सब साफ साफ लिखा हो, वही कैडस्ट्रल मैप कहलाता है। नेक्स्ट, यह नक्शा जमीन के झगड़े सुलझाने, रजिस्ट्री करने और सरकारी रिकॉर्ड रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैडस्ट्रल मैप का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो जमीन के झगड़े सुलझाने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए या सरकारी रिकॉर्ड को रखने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है कैडस्ट्रल मैप जिसमें क्या दिया गया है? सभी के प्लॉटों का नंबर या खेत का नंबर दिया गया है कि किसका जमीन की संख्या कितनी है और उनके जमीन का सीमा कितना। इसमें सबके जमीन की सीमा भी दिया गया है, सबका प्रॉपर्टी का सीमा कितना है, सबकी संख्या कितनी है। तो इस प्रकार दिखाया जाता है, इस प्रकार होता है कैडस्ट्रल मैप। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि
अक्षांश किसे कहते हैं, यानी लैटिट्यूड किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान या बिंदु से इक्वेटर के कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। यानी मान लो कि यहाँ पे कोई स्थान है, यहाँ पे कोई स्थान है और यहाँ से विषुवत रेखा के बीच, यदि यहाँ से विषुवत रेखा के बीच जो कोणीय दूरी खींची जाएगी तो इसका वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, यानी कि ये 30 डिग्री अक्षांश हुआ। और इस स्थान या बिंदु से जो रेखा विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाएगी उसे हम अक्षांश 30 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा में आता है। और यहाँ से हम यहाँ की दूरी तय करेंगे, यहाँ की कोणीय दूरी तय करेंगे, तो ये कितना आ जा रहा है, 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल है वो 30 डिग्री का है, इसीलिए ये 30 डिग्री अक्षांश कहलाएगी। और इस स्थान या बिंदु से जो रेखा विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाएगी वो 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। तो समझ गए। अब आगे है कि भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है। तो यहाँ पे देख लें कि जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा का मान बढ़ता जाता है। जैसे कि इधर ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता जा रहा है, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45 डिग्री। तो नॉर्थ साइड बढ़ने के बाद भी अक्षांश रेखा जो होती है, अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता जा रहा है। और साउथ में बढ़ने पर भी, साउथ में ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ने पर भी अक्षांश रेखाओं का मान बढ़ता जा रहा है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो उत्तरी ध्रुव जो है 90 डिग्री नॉर्थ में है और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ में है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड लाइन किसे कहते हैं? तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि ये ग्लोब है और ग्लोब पर यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं, ये सारी रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। और ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, ये असल में दिखाई नहीं देती है, इसे सिर्फ माना गया है। नेक्स्ट, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, जिसमें 2 रेखाएं जो है वो बिंदु रूप में स्थित हैं। तो वो कौन सी 2 रेखाएं हैं? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं वो एक बिंदु रूप में स्थित हैं, लेकिन इन्हें भी अक्षांश रेखा में गिना जाता है। नेक्स्ट है अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा इक्वेटर होता है। इक्वेटर के बाद जितनी सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है और इनकी लंबाई घटती जाती है। लेकिन देशांतर रेखाओं की लंबाई नहीं घटती है, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ रही होती है सारी देशांतर रेखाएं, जिसके कारण सबकी लंबाई समान होती है। लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती है वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं, क्योंकि वो बीच में उनके बीच की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। इक्वेटर के पास देशांतर रेखाओं की चौड़ाई ज़्यादा होती है, लेकिन नॉर्थ में जाते जाते उनके बीच की जो चौड़ाई होती है वो कम होती जाती है और वे सब नॉर्थ में जाकर एक बिंदु में मिल जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 संलग्न अक्षांश रेखाओं के एरिया को, 2 संलग्न अक्षांश रेखाओं के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कटिबंध या जोन कहते हैं। तो 2 संलग्न अक्षांश रेखाओं के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? कटिबंध या तो फिर जोन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है? यानी जो लैटिट्यूड लाइन्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसको इंपॉर्टेंस यह है कि वो जलवायु का निर्धारण करती है, जलवायु का निर्धारण करती है। और दूसरा क्या करती है? देशांतर के साथ मिलकर स्थान का निर्धारण करती है, यानी वो क्लाइमेट का निर्धारण करती है और लोकेशन को बताती है। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या है? तो ग्लोब के किसी स्थान से प्रधान मध्याह्न रेखा के बीच की कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन है और ग्लोब के किसी स्थान से प्राइम मेरिडियन के बीच के कोणीय दूरी को क्या बोला जाता है? देशांतर बोला जाता है। यानी इस बिंदु से यहाँ के बीच की कोणीय दूरी कितनी हुई? तो यहाँ के बीच की जो कोणीय दूरी है वो 30 डिग्री हुआ, 30 डिग्री हुआ। यानी कि ये बिंदु जो है वो 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और इस बिंदु से जो रेखा खींची जाएगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाएगी उसे हम 30 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि ये है प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं।
जो कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। और ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। और पृथ्वी के किसी दूसरे स्थान पर, जैसे कि ये पृथ्वी पर स्थित कोई बिंदु या स्थान हुआ, तो यहाँ से लेकर प्राइम मेरिडियन के बीच की कोणीय दूरी, तो यहाँ से लेकर प्राइम मेरिडियन के बीच की कोणीय दूरी को ही क्या बोला जाता है, देशांतर बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की कोणीय दूरी कितनी हुई, 50 डिग्री हुई, यानी 50 डिग्री अक्षांश हुआ। और जब इस बिंदु से एक रेखा खींची जाएगी जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाएगी, तो इस रेखा को क्या कहा जाएगा, 50 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाएगा। यहाँ पे एंगल बन रहा है 50 डिग्री का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या है। तो इसका आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली सभी काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यानी कि वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाएं कहा जाता है। जैसे कि इस मैप में दिख रहा है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं, तो ये देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। और जिसमें जो ये 0 डिग्री का बीच में जो ये रेखा कहलाती है, वो प्राइम मेरिडियन लाइन कहलाती है। और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये इस लाइन को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतर रेखाओं को 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम में मापा जाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है, यानी 180 डिग्री पूर्व में होती है और 180 पश्चिम में होती है। तो कुल मिलाकर 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं होती है वो समांतर नहीं होती है। तो क्यों समांतर नहीं होती है, क्योंकि ये ध्रुवों में जाकर आपस में मिल जाती हैं। और ये इक्वेटर के पास देशांतर रेखाओं की चौड़ाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन ध्रुवों के पास इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और ये एक बिंदु में जाकर मिल जाती हैं। ये रेखाएं जो हैं वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु में मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इधर विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो विषुवत रेखा पर इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर होता है। विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड लाइंस का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या महत्व है। इसका महत्व यह है कि ये अक्षांश रेखाओं के साथ मिलकर क्या करता है, स्थान का निर्धारण करता है। और दूसरा, ये टाइम जोन्स का निर्धारण करता है। किसी भी स्थान का टाइम जोन को बताने का काम, टाइम जोन को निर्धारित करने का काम ये देशांतर रेखाएं करती हैं। और ये लोकेशन को भी निर्धारित करती हैं अक्षांश रेखाओं के साथ मिलकर। तो इसका महत्व हुआ लोकेशन को बताना और टाइम जोन का निर्धारित करना, टाइम जोन को निर्धारण करना। अब बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो देशांतर रेखाएं कहा ही जाता है लॉन्गिट्यूड लाइन, और इसका अन्य नाम है याम्योत्तर रेखाएं। इन्हें मेरिडियन लाइंस भी कहा जाता है, या तो फिर इन्हें मध्याह्न रेखाएं भी कहा जाता है। तो याम्योत्तर रेखाएं और मध्याह्न रेखाओं को इंग्लिश में मेरिडियन लाइंस ही कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा दिया गया है, यानी कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम प्राइम मेरिडियन लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। तो अब देखते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो इसे प्रधान देशांतर रेखा, तो इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा ही जाता है, साथ साथ में इसे प्रधान देशांतर रेखा, यानी कि देशांतरों में सबसे प्रधान देशांतर होता है ये, इसलिए इसे प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इसे प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहा जाता है, और इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, या तो फिर इसे अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो इसे किस किस नाम से जाना जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतरराष्ट्रीय समय रेखा के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा देखते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा के अन्य नाम। तो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ये प्रधान मध्याह्न रेखा के जस्ट अपोजिट साइड में होता है 180 डिग्री में, तो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ये तिथि का निर्धारण करती है और ये टाइम को बताती है। इंटरनेशनल टाइम लाइन जो है वो टाइम को बताती है,
और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो डेट को बताती है। यानी प्राइम मेरिडियन लाइन के राइट साइड में इसका समय जो होता है वो ज़्यादा होता है और इसके लेफ्ट साइड में समय कम होता है। जैसे कि इधर सुबह 10 बज रहा है तो इधर सुबह 5 बज रहा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि दो संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोर कहते हैं। यानी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोर कहते हैं। और वहीं पे दो संलग्न अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध या जोन कहते हैं। यानी कि एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश, इन दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कटिबंध या तो फिर जोन। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश और 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो है वो मॉड्यूल 1 का सेकंड टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी आरएफ क्या होता है। तो मानचित्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले भिन्न को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं। इसे प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न या प्रतिनिधि भिन्न भी कहा जाता है। यानी मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी तथा इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी धरातल पर, तो धरातल पर इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले भिन्न को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट है आरएफ को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आरएफ यानी जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो हम यहाँ निकालते हैं तो उसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। जैसे कि मैप में इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है, वहीं धरातल पर हो सकता है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? तो इसे हम भिन्न के रूप में दर्शाएंगे। 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1000 सेंटीमीटर होता है। तो हम इसे 1/1000 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाएंगे। तो इसे ही आरएफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएफ निकालने का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या है। तो इसका सूत्र है MD/GD। MD यानी मैप डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस। यानी मैप डिस्टेंस को ग्राउंड डिस्टेंस से हम भागा दे देंगे तब मेरा आरएफ निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है कि यदि एक स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर हो तो आरएफ कैसे निकाला जाएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले जो ये 500 मीटर है इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये 500 मीटर में कितना होगा? तो 500 मीटर को हम 100 से गुना कर देंगे तो 50,000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं कि आरएफ कितना हो जाएगा? 1/50,000। यानी जिसमें एक जो दर्शा रहा है 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है मैप डिस्टेंस को, मैप के दो बिंदुओं के बीच के डिस्टेंस को दर्शा रहा है। वहीं पर जो 50,000 जो है वो भूमि पर वास्तविक दूरी को दर्शा रहा है, भूमि पर दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी को दर्शा रहा है। यानी मैप में जो 1 सेंटीमीटर दर्शा रहा है वही भूमि पर कितना दर्शाएगा? 50,000 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कन्वेंशनल साइन, जो मॉड्यूल 1 के प्रैक्टिकल के सिलेबस के मॉड्यूल 1 के टॉपिक 3 में दिया गया है, तीसरे टॉपिक में दिया गया है। अब इस कन्वेंशनल साइन मतलब होता है पारंपरिक संकेत। तो इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखते हैं। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्वेंशनल साइन यानी पारंपरिक संकेत क्या है। तो देखते हैं कि मानचित्र पर भूमि अथवा भूमि की सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं को जिस निश्चित संकेतों में प्रदर्शित किया जाता है उन्हें कन्वेंशनल साइन कहते हैं। तो प्राकृतिक वस्तुओं को भी और मानव निर्मित वस्तुओं को भी क्या किया जाता है? मैप में प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन एक संकेत के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो वो प्राकृतिक वस्तु कौन कौन से हो गए? तो पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, नदी, पेड़ पौधे। और मानव निर्मित वस्तुएं जैसे कि सड़क, पुल, नहर, हॉस्पिटल, स्कूल, इन सभी को मानचित्र में एक संकेत के माध्यम से दर्शाया जाता है। जैसे कि पर्वत, पहाड़, पठार को दर्शाने के लिए मानचित्र में ब्राउन कलर का प्रयोग किया जाता है, भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा ऊंचाई जैसा दर्शाया जाता है। नदी को दर्शाने के लिए एक
ब्लू कलर की रेखा खींची जाती है, और पेड़ पौधों या वनस्पति को दर्शाने के लिए ग्रीन कलर दर्शाया जाता है मैप में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानचित्र में कन्वेंशनल साइन की आवश्यकता क्यों होती है? तो कन्वेंशनल साइन मानचित्र को आसानी से समझने में मदद करती है। कन्वेंशनल साइन क्या करती है? कन्वेंशनल साइन की मदद से हम मानचित्र को आसानी से समझ सकते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना हो या किसी भी देश का मानचित्र क्यों ना हो। अगर उसमें कन्वेंशनल साइन दिया गया है तो हम उस मानचित्र को पढ़कर नहीं, मतलब उसके कन्वेंशनल साइंस को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये नदी को दर्शा रहा है, ये पहाड़ को दर्शा रहा है, ये पर्वत को दर्शा रहा है, चाहे वो किसी भी देश का मानचित्र क्यों ना हो। अगर वो दूसरे देश का मानचित्र है तो उसमें भाषा भी अलग होगा, तो भाषा अलग होने के बावजूद भी हम उस मैप को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या चीज़ है वो क्या दर्शा रहा है। ये हम किसके हेल्प से समझ सकते हैं? तो कन्वेंशनल साइन के हेल्प से समझ सकते हैं। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है कन्वेंशनल साइन की। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र में नीला रंग क्या दर्शाता है? तो पानी से संबंधित वस्तुओं को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग किया जाता है मानचित्र में, जैसे कि नदी, झील, तालाब। तो इन सबको दर्शाने के लिए मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानचित्र में हरा रंग क्या दर्शाता है? तो जो हरा रंग है वो वनस्पति, जंगल, बगीचा, घास का मैदान दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हरे रंग को मानचित्र में किस लिए प्रयोग किया जाता है? वनस्पति को दर्शाने के लिए, जंगल, बगीचा या घास के मैदान को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानचित्र में भूरा रंग यानी ब्राउन कलर क्या दर्शाता है? तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाता है, जैसे कि पहाड़ी या पठारी वाले क्षेत्र को दर्शाने के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है मैप में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानचित्र पर मेटल रोड और अनमेटल रोड को कैसे दर्शाया जाता है? मेटल रोड मतलब होता है पक्की सड़कें और अनमेटल रोड मतलब होता है कच्ची सड़कें। तो पक्की सड़कों को दर्शाने के लिए मानचित्र पर पक्की सड़कों को 2 लाल समांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि ऐसे और ऐसे करके 2 समांतर रेखाएं हैं, तो इसके द्वारा पक्की सड़कों को दर्शाया जाता है। लेकिन कच्ची सड़कों को मानचित्र पर टूटी हुई लाल समांतर रेखाओं से दर्शाया जाता है, जैसे कि ऐसे ब्रेक करते हुए ऐसे टूटी हुई सड़कें गई है, तो इससे कच्ची सड़कों को दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अगला टॉपिक दिया गया है मैप प्रोजेक्शन, जो मॉड्यूल फर्स्ट का 5वां टॉपिक है। मॉड्यूल फर्स्ट का क्या है? 5वां टॉपिक है मैप प्रोजेक्शन। तो इसी को बताने वाले हैं कि इसके अंडर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगला टॉपिक मैप प्रोजेक्शन है, यानी कि मानचित्र प्रक्षेपण। तो सबसे पहले इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, देखते हैं। पहला है मैप प्रोजेक्शन क्या है, यानी कि मानचित्र प्रक्षेपण क्या है। तो मानचित्र प्रक्षेपण एक ऐसी टेक्निक है या तकनीक है जिसका उपयोग पृथ्वी के गोलाकार आकार को समतल सतह पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पृथ्वी के गोलाकार आकार को समतल सतह पर, यानी कि एक फ्लैट पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह पृथ्वी के 3D आकार को 2D रूप में प्रदर्शित करता है। 2D रूप में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। कौन? मैप प्रोजेक्शन। तो मैप प्रोजेक्शन की सहायता से हम पृथ्वी के 3D आकार को 2D रूप में परिवर्तित करते हैं। 3D में क्या होता है? 3 डायमेंशनल, पृथ्वी के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को दर्शाया जाता है, लेकिन 2D में सिर्फ उसकी लंबाई और चौड़ाई को दर्शाया जाएगा, यानी कि एक फ्लैट पेपर पर उसको दर्शाया जाता है। तो अब दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप प्रोजेक्शन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जिसे बेलनाकार प्रक्षेपण कहते हैं। दूसरा है कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसे शंक्वाकार प्रक्षेपण कहते हैं। और तीसरा है जेनिथल प्रोजेक्शन, यानी प्लेनर प्रोजेक्शन, या तो फिर इसे खमध्य प्रक्षेपण कहते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैप प्रोजेक्शन के तीनों टाइप दिए गए हैं। पहला सिलेंड्रिकल है, दूसरा कॉनिकल है और तीसरा प्लेनर है। तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन में क्या किया जाता है कि ये ग्लोब है। ग्लोब को क्या किया जाता है? एक बेलनाकार पेपर को बेलनाकार रूप में फोल्ड किया जाता है, सिलेंड्रिकल रूप में फोल्ड किया जाता है, और इस पेपर से क्या किया जाता है? इस ग्लोब को ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद इसको नीचे से टॉर्च जलाया जाता है। नीचे से टॉर्च बारकर देखा जाता है तो इसमें क्या क्या दिखता है? बीच वाले क्षेत्र, ग्लोब के बीच वाले अक्षांश दिखाई देते हैं। तो ग्लोब के बीच वाले अक्षांश इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं, यानी कि टॉर्च जलाने के बाद
इस बेलनाकार फोल्ड वाले पेपर से इस ग्लोब का कौन कौन सा अक्षांश टच होता है, तो इसमें वो देखा जाता है। तो जलाने के बाद कुछ बीच वाले अक्षांश जो होते हैं वो बेलनाकार पेपर से टच होते हैं। तो ये रहे ये कुछ अक्षांश रेखाएं जो बीच वाले हैं, और इसको फिर फ्लैट पेपर पर दर्शाया जाता है। फ्लैट पेपर पर दर्शाकर इसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के द्वारा क्या अध्ययन किया जाएगा, उष्णकटिबंधीय अक्षांश रेखाओं का। तो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। और दूसरा है कॉनिकल। तो कॉनिकल में क्या किया जाता है, तो कॉनिकल मतलब कि एक शंक्वाकार का पेपर फोल्ड किया जाता है और इसको भी ग्लोब के ऊपर रखा जाता है। इसके बाद इसको भी नीचे से लाइट जलाया जाता है, जिसके कारण कौन सा अक्षांश जो है वो कॉनिकल वाला पेपर से टच होता है। तो इसमें जो है वो उत्तरी गोलार्ध के बीच वाले अक्षांश रेखाएं जो कुछ होते हैं वो टच होते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध के बीच वाले अक्षांश रेखाएं टच हुए तो उसको फ्लैट पेपर पर ऐसे करके दर्शाया जाएगा। उसके बाद इसका अध्ययन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस कॉनिकल प्रोजेक्शन के द्वारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अक्षांश या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का अध्ययन अच्छे से किया जाता है। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है प्लेनर प्रोजेक्शन, इसमें क्या किया जाता है, एक नॉर्मल सा फ्लैट पेपर को ध्रुवों पर रखा जाता है और ध्रुवों पर रख कर उस फ्लैट पेपर को नीचे से टॉर्च जलाया जाता है और टॉर्च जलाने के बाद जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का ग्रिड बनता है तो उसी को फ्लैट पेपर पर दर्शाकर उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि यहाँ पे शीत कटिबंध क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो ये है मैप प्रोजेक्शन, और मैप प्रोजेक्शन के द्वारा कैसे पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है वो इस मैप प्रोजेक्शन में दिया जाता है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे हमारे सिलेबस के सेकेंड मॉड्यूल में इंस्ट्रूमेंटल सर्वे के सेकेंड टॉपिक में दिया गया है। इसको क्या किया गया है, इंस्ट्रूमेंटल सर्वे के सेकेंड टॉपिक में दिया गया है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंटल सर्वे है वो सेकेंड मॉड्यूल का हिस्सा है। और उसी इंस्ट्रूमेंटल सर्वे का सेकेंड टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वे। और इस प्लेन टेबल सर्वे में हमको कौन कौन से मेथड को पढ़ने के लिए बताया गया है सिलेबस में, तो दो मेथड, रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है। तो देखते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे सर्वेक्षण की वह आलेखी विधि है, यानी कि ये एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें ग्राफ बनाकर हम लोग प्लान तैयार करते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, फील्ड पर ही सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ कंप्लीट हो जाती हैं। तो कोई पूछे कि प्लेन टेबल सर्वे क्या होता है, तो हम बताएंगे कि प्लेन टेबल सर्वे सर्वेक्षण की वह आलेखी विधि है जिसमें फील्ड पर ही सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ कंप्लीट हो जाती हैं, उसे हम प्लेन टेबल सर्वे कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम सर्वेक्षण कार्य भी फील्ड पर कर लेते हैं, उसी दौरान हम प्लान की रचना भी कर लेते हैं अपने ड्राइंग पेपर पर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेन टेबल सर्वे के मुख्य उपकरण कौन कौन से होते हैं। तो इसका मुख्य उपकरण हो गया, पहला होता है ड्राइंग बोर्ड, जिस पर ड्राइंग पेपर रखकर हम प्लान तैयार करते हैं, ड्राइंग बोर्ड जो लकड़ी का बना होता है। दूसरा है ट्रिपॉड स्टैंड। ट्रिपॉड स्टैंड जो है वो कभी एल्यूमिनियम का बना होता है या तो फिर लकड़ी का बना होता है, 3 पाँव वाला, जिस पर ड्राइंग बोर्ड को रखा जाता है। तीसरा है स्प्लिट लेवल, ये एक चेकिंग यंत्र है, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम ड्राइंग बोर्ड या प्लेन टेबल को लेवलिंग करने का कार्य करते हैं। चौथा है प्लम बॉब, ये प्लेन टेबल को सेंटरिंग करने का कार्य करता है। पांचवा है प्लम्बिंग फॉर्क, सी क्लैंप, इसको सी क्लैंप भी कहा जाता है या तो फिर यू फॉर्क भी कहा जाता है। छठा है एलिडेड। सातवां है ट्रफ कंपास, जिससे हम नॉर्थ डायरेक्शन को देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है रेंजिंग रॉड और टेप एंड चेन। उसके बाद ड्राइंग पेपर, ड्राइंग पिन, लैंड पिन, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में वो सारा इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, जैसे कि रबर, कटर, पेंसिल, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, आल पिन, ये सब जो है वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन टेबल सर्वे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो छोटे व मध्यम आकार के क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्षेत्रों के प्लॉटिंग तथा प्लान तैयार करने के लिए किया जाता है, यानी भी किसी छोटे या मध्यम क्षेत्र को प्लॉटिंग करने के लिए उस क्षेत्र को छोटे छोटे जमीनी हिस्सों में बांटने के लिए किया जाता है और उसका प्लान तैयार करने के लिए, यानी कि हम लोग उसे छोटे छोटे क्षेत्र में बांटने के लिए फील्ड पर उतरेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, उस छोटे छोटे क्षेत्र का मैप भी तैयार कर लेंगे ग्राफ बनाकर, यानी कि प्लान तैयार करेंगे।
और इसका प्रयोग किस प्रकार के मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है? तो छोटे या मध्यम आकार के क्षेत्रों के मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिडेड किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है? तो प्लेन टेबल सर्वे में एलिडेड एक उपकरण है जिसका उपयोग दो स्टेशनों के मध्य की दृष्टि रेखा की दिशा, दो स्टेशनों के मध्य की दृष्टि रेखा की दिशा में ड्राइंग पेपर पर रेखा या किरण खींचने के लिए किया जाता है। यानी कि ये एलिडेड है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो एलिडेड जहाँ पर रखा जाता है तो वो पहला स्टेशन हो गया, और इस स्टेशन में हम यहाँ पे खड़े होते हैं और अपने आँखों से क्या करते हैं, यहाँ पर आई होल से देखते हैं, आई होल से देखते हैं और हॉर्स हेयर को पार करते हुए दूसरा स्टेशन में एक रेंजिंग रोड लगा होता है, तो इसी के सिमिलर हमको देखना पड़ता है। तो ये भी तो एक स्टेशन है और ये रेंजिंग रोड भी एक स्टेशन है। तो यहाँ से यहाँ पर हम एलिडेड की सहायता से देखते हैं और देखने के बाद जो दृष्टि रेखा बनती है उस दृष्टि रेखा को हम ड्राइंग पेपर पर उतारते हैं। तो इसे उतारने के लिए हम यहाँ पर स्केल तो बना ही होता है ये, तो ड्राइंग पेपर पर इसी की सहायता से हम एक पैरेलल लाइन खींचते हैं यहाँ पे। तो इसी पैरेलल लाइन को ड्राइंग पेपर पर खींचने के लिए एलिडेड का प्रयोग किया जाता है और दृष्टि रेखा की दिशा को दर्शाने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लम बॉब क्या है और इसका उपयोग क्या है? तो यह एक धातु का शंक्वाकार वजन होता है, यानी कि शंकु का आकार होता है, शंकु के आकार का ये वजन होता है जिसे धागे से बांधा जाता है, और इसे धागे से बांधा जाता है और इसका उपयोग धरातल के किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल का केंद्रन यानी प्लेन टेबल का सेंटरिंग करने के लिए किया जाता है। यानी प्लम बॉब एक शंक्वाकार वजन होता है और ये धागे से बांधा होता है, और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? प्लेन टेबल को सेंटरिंग करने के लिए। यानी कि प्लम बॉब जो है वो एक रस्सी से बंधा होता है और ये एक शंक्वाकार वजन है, यानी कि थोड़ा वजनदार होता है। तो इससे हम लोग प्लेन टेबल का सेंटरिंग कैसे करते हैं? इसका प्रयोग प्लेन टेबल को स्टेशन के ठीक ऊपर बैठाने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पिरिट लेवल क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो स्पिरिट लेवल यह एक चेकिंग उपकरण है जिसका प्रयोग ट्रिपॉड स्टैंड पर लगे आरेख पट को समतल करने के लिए किया जाता है। ट्रिपॉड स्टैंड पर जो आरेख पट लगा होता है, यानी कि जो ड्राइंग बोर्ड लगा होता है, उसको समतल करने के लिए हम स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं। और स्पिरिट लेवल की कांच नली में स्पिरिट या एल्कोहल होता है। यह स्पिरिट लेवल है और इसकी कांच नली में ये क्या है? ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, और इसमें कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है जिसके कारण ये बुलबुला बनता है। जिसके कारण क्या होता है? ये बुलबुला बनता है, और ये बुलबुला जो होता है स्पिरिट लेवल में जो ये बबल है यानी बुलबुला, ये सदैव ऊंचाई की ओर जाता है। यदि ड्राइंग बोर्ड का इधर वाला दिशा का क्षेत्र अगर ऊंचा है तो ये बबल इधर आ जाएगा, और यदि ये साइड वाला जो दिशा ऊंचा है तो ये बबल हटकर इधर आ जाएगा। तो इससे हम पता कर लेते हैं कि आरेख पट समतल है या नहीं, या उसका कौन सा दिशा ऊंचा है या कौन सा दिशा जो है वो नीचे की ओर है। और फिर जब ये पता चलता है तो हम उसके पैर को यानी ट्रिपॉड स्टैंड को एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के बाद हम आरेख पट को समतल कर लेते हैं। तो स्पिरिट लेवल का यही काम है, चेकिंग करने का कि आरेख पट समतल है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेन टेबल सर्वे की विधियां कौन सी हैं? तो इसकी 4 मुख्य विधियां हैं। पहला रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड और रिजेक्शन मेथड। नेक्स्ट रेडिएशन मेथड क्या है? तो रेडिएशन मेथड एक स्टेशन पॉइंट से चारों दिशाओं में रेंजिंग रोड की दिशा व दूरी लेकर उन्हें ड्राइंग शीट पर रेडिएट किया जाता है, और इसका उपयोग छोटे क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? एक स्टेशन पॉइंट होता है और इस स्टेशन पॉइंट से चारों दिशाओं में रेंजिंग रोड लगा होता है, और चारों दिशाओं में रेंजिंग रोड की दिशा व दूरी लेकर ड्राइंग शीट पर इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है? रेडिएट किया जाता है। यानी कि ये एक प्रकार का विकिरण जैसा चारों दिशाओं में फैल जाता है, जिसके कारण इस मेथड का नाम पड़ जाता है रेडिएशन मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटरसेक्शन मेथड क्या है और इसे हम कब अपनाते हैं? तो इंटरसेक्शन मेथड एक ऐसी विधि है जिसमें 2 अलग अलग स्टेशनों से किरणें खींची जाती हैं और दोनों स्टेशनों के किरणों के इंटरसेक्शन से वास्तविक बिंदु का स्थान तय होता है। यानी कि ये एक स्टेशन हो गया और ये दूसरा स्टेशन हो गया, और इन दोनों स्टेशनों से क्या की जाती है? किरणें खींची जाती हैं, और इस स्टेशन से भी किरणें खींची जाती हैं।
और जहाँ पर इन दोनों स्टेशनों से जो किरणें खींची जाती है और जहाँ पे ये किरणें इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम वास्तविक बिंदु मानते हैं, उसी को वास्तविक बिंदु तय किया जाता है। और जिन दो सर्वेक्षण स्टेशनों से किरणें खींची जाती हैं उन्हें मिलाने वाली सरल रेखा को हम आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं। तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा? बेस लाइन। इस स्टेशन और इस स्टेशन को मिलाने वाली जो किरण है, मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम बेस लाइन कहते हैं। नेक्स्ट, जब दूरवर्ती स्टेशन की सीधी दूरी मापना संभव ना हो तब इसे अपनाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इसे कब अपनाते हैं, तो जब दूरवर्ती स्टेशनों की सीधी दूरी मापना संभव ना हो तब इसे हम अपनाते हैं। जैसे कि ये एक स्टेशन है, ये एक स्टेशन है और ये एक स्टेशन है, और यहाँ से इस स्टेशन को देखना है, इन सारी स्टेशन को देखना है, और ये स्टेशन सामने नहीं है। हो सकता है ये किसी पहाड़ी के उस पार हो या तो फिर ये किसी नदी के उस पार हो। तो हम इसे कैसे देखते हैं? तो इस समय हम इसकी दूरी तो यहाँ पर हम चेक तो करते नहीं है, दूरी तो नापने जाते नहीं हैं, सिर्फ हम इस बेस लाइन की दूरी को नापते हैं। इसीलिए जब दूरवर्ती स्टेशनों की दूरी मापना संभव ना हो तभी हम इंटरसेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये पहाड़ी के उस पार है और ये नदी के उस पार है, और हम तो यहाँ से नापने के लिए चेन या टेप का तो प्रयोग भी नहीं कर सकते क्योंकि ज़मीन तो समतल होगी नहीं। तो इसलिए सिर्फ हमको देखना है, यहाँ से देखना है और यहाँ से देखना है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उसका मैप, उसका जो ग्राफ होता है वो पेपर पर बन जाता है। जो ये त्रिभुज जैसा चित्र बनता है तो हम बेस लाइन की सहायता से, क्योंकि बेस लाइन का तो डिस्टेंस दिया गया है, अब ट्रिगोनोमेट्री की सहायता से क्या करते हैं, ये जो चित्र बना है इसको, ये प्लॉट हो गया, ये प्लॉट यानी प्लॉट बन गया। तो इस प्लॉट के क्षेत्रफल को हम कैसे निकाल लेंगे? इस बेस लाइन की डिस्टेंस से, और ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला का प्रयोग करके इस प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए इंटरसेक्शन मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी दूरवर्ती स्टेशन को हम माप नहीं सकते हैं, तब इसे अपनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब वो स्टेशन नदी के पार हो या पहाड़ों के पार हो तब इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेन टेबल को लेबल कैसे करते हैं? तो स्प्रिट लेबल की मदद से प्लेन टेबल की सतह को लेबल किया जाता है। पहले स्प्रिट लेबल को टेबल के ऊपर रखते हैं, फिर स्प्रिट लेबल में बुलबुले को देखते हैं। अगर बुलबुला केंद्र में नहीं होता तो प्लेन टेबल के ट्रिपॉड स्टैंड को आवश्यकता अनुसार हम एडजस्ट करते हैं ताकि बुलबुला क्या हो, केंद्र में आ जाए। इसके बाद स्प्रिट लेवल को टेबल पर अलग अलग दिशाओं में रखकर चेक करते हैं कि बुलबुला केंद्र में है या नहीं। जब बुलबुला केंद्र में आ जाता है तब इसका मतलब होता है कि प्लेन टेबल का लेवलिंग हो चुका है। यानी यही बुलबुला, जब ये बुलबुला केंद्र में होता है तब हमको पता चलता है कि प्लेन टेबल का लेवलिंग हो चुका है। इसलिए हम इस स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं प्लेन टेबल को लेवलिंग करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे के क्या फायदे हैं। तो पहला है, यह आसान और जल्दी की जाने वाली सर्वेक्षण विधि है। दूसरा, इसमें फील्ड बुक बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्लेन टेबल सर्वे में हम फील्ड बुक नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारी प्लान की रचना जो है वो फील्ड में ही तैयार हो जाती है। हम सर्वेक्षण कार्य और मैपिंग साथ साथ में कर लेते हैं फील्ड में, लेकिन जो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेइंग है उसमें हम फील्ड बुक तैयार करते हैं। तीसरा फायदा है, मैपिंग और सर्वेक्षण कार्य साथ साथ में हो जाता है। चौथा फायदा है, इसमें एरर होने की संभावना कम होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन टेबल सर्वे की सीमाएं क्या हैं? तो खराब मौसम के लिए ये उपयुक्त नहीं होता। प्लेन टेबल सर्वे जो है वो खराब मौसम में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि जब तेज बारिश हो रही हो या तेज हवा चल रहा है या धूप हो तो उस समय हम प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब बारिश होगी तो ड्राइंग पेपर भीग जाएगा और तेज हवाएं चलेगी तो हम फील्ड पे प्लेन टेबल सर्वे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट सीमा है इसकी कि बड़े क्षेत्रों या अत्यधिक उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों के लिए ये उपयुक्त नहीं है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लेन टेबल सर्वे और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में क्या अंतर है? तो प्लेन टेबल सर्वे में फील्ड बुक तैयार किया जाता है, फील्ड बुक तैयार नहीं किया जाता है, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में फील्ड बुक तैयार किया जाता है।
सर्वेक्षण कार्य और मैपिंग साथ में हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सर्वेक्षण कार्य पहले होता है फिर बाद में मैपिंग की जाती है। तीसरा अंतर है कि मैग्नेटिक बियरिंग की जरूरत नहीं होती है प्लेन सर्वे में, लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में मैग्नेटिक बियरिंग की जरूरत होती है। चौथा है कि सीमित दूरी के लिए उपयुक्त होता है, लेकिन ये तो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे तो लंबी व दुर्गम दूरी के लिए भी उपयुक्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे आ गया, जो मॉड्यूल 2 के इंस्ट्रूमेंटल सर्वे का ये थर्ड टॉपिक है, और इसमें भी हमें दो मेथड को पढ़ने के लिए कहा गया है। पहला क्लोज ट्रावर्सी मेथड और दूसरा ओपन ट्रावर्सी मेथड। तो इसमें देखते हैं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है कि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे सर्वेक्षण की एक विधि है जिसमें कंपास का उपयोग सर्वेक्षण लाइनों की दिशा यानी उसके बियरिंग को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कंपास का प्रयोग क्यों किया जाता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में? बियरिंग को निर्धारित करने के लिए, जबकि इसमें टेप या चेन का प्रयोग लाइनों की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। इस सर्वेक्षण का उपयोग मैग्नेटिक बियरिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कोई पूछे कि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे का उपयोग क्यों किया जाता है, तो मैग्नेटिक बियरिंग को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, इस सर्वेक्षण को करने के लिए प्रायः हम ट्रावर्सी मेथड किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रावर्सी मेथड का प्रयोग करते हैं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में। तो हमको पता है कि हम दो मेथड का प्रयोग करते हैं, एक क्लोज ट्रावर्सी एक ओपन ट्रावर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक बियरिंग यानी चुंबकीय दिक्मान क्या है। तो किसी सरल रेखा का चुंबकीय दिक्मान से तात्पर्य चुंबकीय उत्तर से उस रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में मापे गए कौन से हैं। यानी किसी सरल रेखा का चुंबकीय दिक्मान से तात्पर्य चुंबकीय उत्तर से उस रेखा तक घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज में मापे गए कौन से हैं। तो देखते हैं इसे कैसे मापा जाता है मैग्नेटिक बियरिंग को। जैसे कि ये चुंबकीय उत्तर है और ये कोई रेखा है, ये ए और बी ये कोई रेखा है और ये नॉर्थ लाइन ये चुंबकीय उत्तर है। अब इसका हम मैग्नेटिक बियरिंग कैसे निकालेंगे, तो चुंबकीय उत्तर से क्लॉकवाइज की दिशा में हम एंगल को मापेंगे और जितना एंगल आएगा तो उसकी दिशा भी ऐसे हो जाएगी, मतलब कि इस रेखा की दिशा जिस एंगल में झुकी होगी उसी को हम मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला तो होता है प्रिज्मेटिक कंपास, जैसे कि ये प्रिज्मेटिक कंपास हो गया। दूसरा होता है ट्रिपोड स्टैंड, ये वाला ट्रिपोड स्टैंड। तीसरा है चेन या टेप, तो दूरी मापने के लिए चेन या टेप का प्रयोग किया जाता है। और चौथा हो गया प्लम बॉब एंड प्लम फॉर्क। पांचवा है स्प्रिट लेवल, छठा है रेंजिंग रॉड और सातवां है लैंड पिन। फिर पेपर एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे उपकरण जो हैं वो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिज्मेटिक कंपास क्या है और इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं। अब प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में बोला गया। तो प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, एक सर्वेक्षण यंत्र है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे में किया जाता है। और इसका उपयोग जो है वो दिक्मान यानी कि बियरिंग पढ़ने के लिए किया जाता है और इसके मुख्य भाग निम्न हैं। तो प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग क्यों किया जाता है, बियरिंग यानी दिक्मान पढ़ने के लिए किया जाता है। अब इसके मुख्य भाग को देखते हैं। तो ये रहे इसके मुख्य भाग। पहला है कंपास बॉक्स, तो जिसमें ये प्रिज्मेटिक कंपास है और ये जो बॉक्स दिख रहा है तो ये बॉक्स जो हुआ ये कंपास बॉक्स, इसका ढक्कन भी होता है जिसमें सबको डालकर ऊपर से एक ढक्कन भी लगाया जाता है, तो इसे कंपास बॉक्स कहते हैं। दूसरा है ग्लास कवर, ये जो ग्लास दिख रहा है वो ग्लास कवर है। पाइवोट पिन, ये जो पिन दिख रहा है ये पाइवोट पिन है। चौथा मैग्नेटिक नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल हुआ। नेक्स्ट है ग्रेजुएटेड रिंग, जिसमें ये डिग्रियां दी गई है प्रिज्मेटिक कंपास में, तो इसे कहते हैं ग्रेजुएटेड रिंग। और छठा है लिफ्टिंग पिन, तो लिफ्टिंग पिन किसे कहते हैं, ये लिफ्टिंग पिन जो है इस ग्रेजुएटेड रिंग को जब इस कंपास बॉक्स को बंद किया जाता है तब ये क्या करता है, ग्रेजुएटेड रिंग को ग्लास कवर पर चिपकाने का काम करता है लिफ्टिंग पिन। ये ग्रेजुएटेड रिंग में ये मैग्नेटिक नीडल जुड़ा होता है और ये ग्रेजुएटेड रिंग जो होता है ये पूरी तरह से फ्री होता है, ये मूव करते रहता है, इधर उधर गोल गोल मूव करते रहता है। सातवां उपकरण है साइट वेंस,
तो ये जो ऑब्जेक्ट वैन हो गया और ये आई वैन, ये दोनों साइट वैन्स हैं। तो साइट वैन, ये साइट वैन हो गया। और 8वां है ऑब्जेक्ट वैन, ये वाला है ऑब्जेक्ट वैन जिसमें हॉर्स हेयर लगा होता है। 9वां है सन ग्लासेस। तो ये जो दिख रहे हैं, ये रेड कलर का और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये है सन ग्लासेस। जिस समय धूप रहता है तो ये अच्छे से देखने में मदद करता है ये साइट वैन्स, ताकि आंख पे रोशनी ना पड़े। और 10वां है प्रिज्म। तो यहीं पे आई वैन के पास जहाँ से हम लोग देखते हैं, तो यहीं पे प्रिज्म लगा होता है जो ग्रेजुएटेड रिंग के डिगरियों को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में 0 डिग्री किस दिशा में होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्मेटिक कंपास में 0 डिग्री जो है वो किस दिशा में होता है? तो प्रिज्मेटिक कंपास में 0 डिग्री दक्षिण दिशा की ओर होता है और 180 डिग्री उत्तर दिशा की ओर होता है। यह इसकी विशेषता है, यह इसकी एक मतलब प्रिज्मेटिक कंपास की यह एक ऐसी विशेषता है जो अन्य कंपास से इसको क्या करती है, अलग बनाती है। और सारे कंपास में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये प्रिज्मेटिक कंपास में क्या होता है, जो 0 डिग्री होती है वो साउथ में होती है और नॉर्थ में 180 डिग्री होता है और ईस्ट में 270 डिग्री और वेस्ट में 90 डिग्री होता है। तो कोई पूछे कि 0 डिग्री किस दिशा में होती है, तो साउथ में होती है। और 180 डिग्री किस दिशा में होती है, तो नॉर्थ में होती है। और वेस्ट में कौन सी डिग्री होती है, तो 90 डिग्री होती है। और ईस्ट में 270 डिग्री होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में क्या अंतर है? तो फोर बियरिंग जो है वो किसी रेखा की एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दिशा होती है और बैक बियरिंग उसी रेखा की विपरीत दिशा में मापी गई दिशा होती है। तो किसी रेखा के फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में 180 डिग्री का अंतर होता है। यदि किसी रेखा का फोर बियरिंग 45 डिग्री है तो उसका बैक बियरिंग 225 डिग्री होगा, यानी 45 प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 225 डिग्री। तो इसे देखते हैं कैसे किया जाता है। जैसे कि ये कोई रेखा हो गया, ये कोई रेखा है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया। मैग्नेटिक नॉर्थ जो है 0 डिग्री पर रहता है और इस 0 डिग्री से 45 डिग्री पर ये रेखा है। इस 0 डिग्री से 45 डिग्री पर ये रेखा है, यानी कि ये इस रेखा का फोर बियरिंग हुआ, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट से हम इसको नाप रहे हैं। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दिशा पर मापें। अब इसी का बैक बियरिंग देखते हैं। तो इसका बैक बियरिंग भी क्या होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ से ही शुरू होगा, लेकिन इस रेखा के अंतिम बिंदु में जाके मिलेगा। तो उसी रेखा के विपरीत दिशा में मापा गया कौन, तो ये कितना हुआ, यानी कि 45 डिग्री प्लस और प्लस इस स्ट्रेट लाइन में ये एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो 45 डिग्री प्लस ये 180 डिग्री इक्वल टू 225 डिग्री। तो इसका बैक बियरिंग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में हमेशा 180 डिग्री का अंतर होगा। यहाँ पे भी मैप में दिखाया गया है, ये कोई रेखा है और मैग्नेटिक नॉर्थ से इसमें डिग्री नापा गया है। उसके बाद इसका बैक बियरिंग देखा गया। तो इसका बैक बियरिंग यहाँ से देखा गया है, तो ये फोर बियरिंग हुआ और इसका बैक बियरिंग ये हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो पहली सावधानी होनी चाहिए कि लोहे की वस्तुओं से दूर रहें, यानी कि हाथ में अगर लोहे की कोई वस्तु पहने हुए हैं, जैसे कि कोई कड़ा वगैरह पहने हो, तो उसे सर्वे करते वक्त खोल देना चाहिए। और दूसरा सावधानी यह है कि कंपास को लेवल रखें, यानी प्रिज्मेटिक कंपास करते वक्त कंपास की जो डायरेक्शन है वो ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, उसे हमेशा लेवल में रखना चाहिए। बार बार चेक करते रखना चाहिए कि कंपास जो है प्रिज्मेटिक कंपास वो लेवल में है या नहीं। नहीं तो अगर वो लेवलिंग में नहीं रहेगा तो वो गलत डायरेक्शन बताएगा, गलत बियरिंग बताएगा। उसके बाद नेक्स्ट सावधानी है नीडल के अस्थिर होने पर ही रीडिंग करें। जैसे कि प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग में जो नीडल दिया होता है वो ग्रेजुएटेड रिंग तो पूरा फ्री होता है, ये हमेशा घूमते रहता है, लेकिन तभी रीडिंग करना चाहिए जब ग्रेजुएटेड रिंग पूरा अस्थिर हो। जब रुक जाए तब उसको रीडिंग करना चाहिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब अगला टॉपिक आता है एरियल फोटोग्राफी, जो मॉड्यूल 3 में दिया गया है। तो एरियल फोटोग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं।
पहला, एरियल फोटोग्राफी क्या है? तो एरियल फोटोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें कैमरा को क्या किया जाता है, हवा में ले जाकर जमीन या तो फिर किसी इलाके की तस्वीरें ली जाती हैं। और ये तस्वीरें किसके माध्यम से ली जाती है? तो ड्रोन के माध्यम से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से या एयरक्राफ्ट के माध्यम से ली जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एरियल फोटोग्राफी के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो इसके मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है एरियल फोटोग्राफी को। पहला, ऑब्लिक फोटोग्राफी, दूसरा वर्टिकल फोटोग्राफी। ऑब्लिक फोटोग्राफी को तिर्यक फोटोचित्र कहते हैं और वर्टिकल फोटोग्राफी को ऊर्ध्वाधर फोटोचित्र कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरियल फोटोग्राफ और सैटेलाइट इमेज में क्या अंतर है? तो एरियल फोटोग्राफ हवाई जहाज या ड्रोन से ली जाती हैं, जबकि सैटेलाइट इमेज जो है वो उपग्रह से ली जाती हैं, यानी सैटेलाइट से ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल फोटोग्राफी के फायदे और सीमाएं क्या हैं? तो इसका फायदा है कि बड़े क्षेत्र का सर्वेक्षण जल्दी होता है। एरियल फोटोग्राफी से क्या होता है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र, उसका सर्वेक्षण हम जल्दी कर लेते हैं और दुर्गम इलाकों की जानकारी मिलती है। दुर्गम इलाके जैसे कि जंगल का क्षेत्र हो गया, पहाड़ी वाला इलाका हो गया, तो ऐसे दुर्गम वाले इलाकों की जानकारी भी मिलती है और सटीक और विस्तृत डेटा प्राप्त होता है। और इसकी सीमाएं क्या है कि मौसम पर निर्भरता, जब मौसम खराब हो यानी कि मौसम बादल से ढका हो तब हम एरियल फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, या आकाश में पूरा धुंध फैला हो तब भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरी सीमा है इसकी कि महंगे उपकरण और तकनीक, महंगे उपकरण और तकनीक के कारण कभी कभी इसका उपयोग कम किया जाता है या उपयोग नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियल फोटोग्राफी की शुरुआत कब हुई? तो एरियल फोटोग्राफी की जो शुरुआत हुई है 1858 में गुब्बारे से हुई है, यानी कि गर्म गुब्बारे में कैमरा लगाकर पहले फोटोग्राफी की जाती थी। गर्म गुब्बारा जो होता है वो हल्का होता है और वो ऊपर उड़ता है, तो उसमें गुब्बारे पे क्या लगा दिया जाता था, कैमरा लगा दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट इमेजरीज, ये भी मॉड्यूल 3 में दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन है कि सैटेलाइट इमेजरी क्या है? तो उपग्रह द्वारा पृथ्वी की सतह की खींची गई तस्वीरों को सैटेलाइट इमेजरी कहते हैं। तो ये हो गया सैटेलाइट, और सैटेलाइट क्या करता है, पृथ्वी के सतह की तस्वीरें लेती है। तो ये तस्वीरें ले रही है पृथ्वी की सतह का, और जब ये तस्वीरें लेती है तो उसकी तस्वीरें इस प्रकार दिखती है, एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र दिखाई देता है। और एरियल फोटोग्राफी में कैसी तस्वीरें ली जाती हैं? तो ये रहा एरियल फोटोग्राफी, ये ड्रोन है, ये ड्रोन के माध्यम से कुछ इस प्रकार फोटो ली जाती हैं। एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से हवा में उड़ाकर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को या ड्रोन को उड़ाकर ऊपर से ली जाती है ये तस्वीरें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैटेलाइट इमेजरी के क्या उपयोग हैं? तो मौसम पूर्वानुमान, कृषि, मानचित्रण, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग होता है। मौसम को फोरकास्टिंग करने के लिए, उसको फोरकास्ट करने के लिए कि आगे कब बारिश होने वाली है, कब तेज हवा चलने वाली है, तो इसका पता हम सैटेलाइट के इमेज के माध्यम से कर सकते हैं। कृषि के लिए, मानचित्रण के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, तो जैसे कि कोई तूफान आने वाला है, कोई चक्रवात आने वाला है, तो हमें गतिविधियां पता चल जाती हैं कि समुद्र में कैसी गतिविधियां हो रही है या किसी अन्य क्षेत्र की कैसी गतिविधियां हो रही है। तो ये सैटेलाइट कैप्चर कर लेता है ऊपर से ही, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपदा प्रबंधन का कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग आपदा प्रबंधन के कार्य में, मौसम पूर्वानुमान में, कृषि, मानचित्रण, ये सब कार्यों में सैटेलाइट इमेजरी का प्रयोग किया जाता है। इससे मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो किससे? सैटेलाइट इमेजरी से। जितनी भी मानवीय गतिविधियां हो रही थी, जैसे कि शहरी नियोजन, शहरीकरण हो रहा है कि शहरें कितनी जल्दी से, कितनी तीव्र गति से फैल रही हैं, या प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बाढ़ आ गया नदी में या तूफान आने वाला है, तो ये सारी जो प्राकृतिक घटनाएं हो गई, वनों की कटाई हो रही है, कितनी कटाई हो रही है, कहाँ पर कितना वन क्षेत्र पाया गया और कितना वन क्षेत्र विलुप्त हो गया, तो इन सब की जानकारी हमें सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट इमेजरी की सीमाएं क्या है? तो बादल, कुहासा और उच्च लागत से सैटेलाइट इमेजरी प्रभावित हो सकता है। जब बादल घना छाया हो आकाश में, या पूरा कुहासा या धुंध फैला हो, तब सैटेलाइट इमेजरी नहीं हो पा सकता है, क्योंकि
क्योंकि उस वक्त इमेज पूरा क्लियर नहीं आएगा कुहासा के कारण और बादल के कारण, और इसकी लागत इतनी ज़्यादा होती है कि इसको प्रभावी ढंग से इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसको याद कर लेना है, क्योंकि जो आंसर भी लिखा गया है वो सारा सटीक आंसर है, तो यहीं से आप लोग याद कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।